जैसा मैंने कल बताया था कि सन 1981 में धर्मपाल यादव सन ऑफ श्री तेजपाल सिंह यादव, रेसिडेंट ऑफ विलेज सरफाबाद, पुलिस स्टेशन बिसरक, नाउ ग्रेटर नोएडा, देन इट वाज गाजियाबाद, और प्रकाश सन ऑफ सुंदरी, रेसिडेंट ऑफ विलेज पटवारी, PS बिसरक, देन डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। ये दोनों जब जिला कारागार मेरठ में बंद थे तो हरियाणा में सन 80 में एक बहुत बड़ी जहरीली शराब से पीने से कई लोगों की मौत हुई थी। 2 जगह, नरवाना और कलावली। जब ये कारागार में बंद थे तभी इनके बी वारंट, तथा कथित बी वारंट, थाना डब्बाली से और थाना नरवाना से मेरठ जेल पहुंच गए, जिनके आधार पे जेल अथॉरिटीज मेरठ ने उन्हें इन केसेस में भी डिटेन कर लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने उनके जेल जाकर के हरियाणा से भेजे गए वारंट्स का अवलोकन किया तो मैंने जेल अथॉरिटी से ये कहा कि इनके आधार पे आप इनको निरुद्ध नहीं कर सकते। वहाँ से सिर्फ एक रिक्वेजिशन आई है जिसमें ये लिखा गया है कि आप इन अभियुक्तों को, जो पहली नरवाना से आई थी, वो आई थी 2 जून 1981 को, जिसमें 302, 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप था और 328 भी थी। ये हिदायत दी गई थी जेल वालों को कि 4 जून 1981 को इनको, दोनों अभियुक्तों को वहाँ पेश किया जाए। और ये 4 केसेस क्राइम नंबर थे, 5 केस थे, 297/81, 298/80, 299/80, 300/80 और 300/80। और जो दूसरे वारंट आए थे वो डबवाली थाने से आए थे। वो आए थे 4 सितंबर को 1981 को, और उसमें दफाएँ थी 302, 307, 326, 328, 420, 467, 468, 469 भारतीय दंड संहिता। तो मुझे लगता है आपको ये सारी दफ़ाओं का ज्ञान होगा कि ये दफ़ाएँ कब लगाई जाती हैं। और उसमें ये हिदायत दी गई थी कि आप इनको 16/9/81 को अदालत में पेश करें। जेल अथॉरिटीज़ ने मुझे कहा कि हम लोग तो इनके आधार पे अभियुक्तों को डिटेन करते हैं। मैंने कहा जी नहीं, यहाँ के केस में जब बेल हो जाएगी तो आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया। मैंने जब देखा तो कि बी वारंट क्या होता है तो मैंने हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का कानून छान मारा। बी वारंट नाम का कोई भी शब्द कानून में न था और ना है। आप आश्चर्य करेंगे क्योंकि अब तक आप लोगों को यही पता होगा कि अगर कोई जिला गैर में कोई मुलजिम बंद है और जिला गैर से उसके कोई तलबी आती है किसी अपराध में तो उसे बी वारंट कहते हैं। आज तक आप लोग भी, न्यायालय भी, न्यायाधीश भी उसे बी वारंट कहते हैं। लेकिन मैंने आज से करीब 41 साल पहले चैलेंज किया इस बी वारंट नाम के शब्द को। मैं इलाहाबाद गया, वहाँ पे कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सलाह की
कईयों ने मना कर दिया, सीनियर मोस्ट काउंसिल ने मना कर दिया मुझे कि इस पर कुछ नहीं होने का। फिर तब माननीय रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ यूपी अमर सरन, उस समय उनकी नई नई प्रैक्टिस शुरू हुई थी। उनके पिताजी बहुत सीनियर एडवोकेट थे और टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनकी मास्टरी थी। टेक्निकल ग्राउंड में सरन साहब, चंद्रशेखर सरन साहब और मेरिट्स पे लेट श्री पी चतुर्वेदी। एक तरफा राज था इनका उन दिनों हाई कोर्ट में। अब मैंने ग्रीशन सक्सेना जी, अब स्वर्गीय हैं, उनसे कंसल्ट किया। अनिल मलिक एडवोकेट हैं, उनसे कंसल्ट किया और उन्हें बात समझाई। कई दिन लगे मुझे वहाँ समझाने में। तब मैं अमर सरन जी को कन्विंस कर चुका और अधिवक्ताओं को कन्विंस कर चुका कि बी वारंट नाम का कोई शब्द नहीं है। अब ये खतरा था कि हम मेरठ जेल में उनकी जमानत भर देंगे। ये लोग 3 केस में मेरठ जेल में बंद थे, बहुत छोटे छोटे केस थे। एक तो था 323, 324 और 452 भारतीय दंड संहिता का, दूसरा 323, 324, 427 थे और 452 भारतीय दंड संहिता, जो बहुत छोटे अपराध थे जिनमें बिल 1 मिनट हो जाती थी। और एक सेशन टाइम थी, वो जो बताया मैंने आपको 307 दफ़ा 25 में, जिसमें पुलिस पार्टी फायर किया था, उसमें भी बिल ऑर्डर सब में हो चुके थे। हमने कहा यहाँ बेल भर देंगे तो तुरंत उसको ट्रांसफर कर देंगे वो हरियाणा, और मार पीछे पुकार होती है। हमने एक मैंडेमस फाइल किया वहाँ पर, रिट ऑफ मैंडेमस, कि जेल वालों के ये जो हैं, जो आए हैं सो कॉल्ड बी वारंट, ये बी वारंट नहीं है। ये 267 सीआरपीसी के अंतर्गत जो गवाहों को बुलाने के लिए भी, जो किसी जेल में गवाह बंद है उसकी गवाही चाहिए, किसी केस का गवाह किसी जेल में बंद है किसी अपराध में, उसकी गवाही चाहिए किसी जिला गैर में, तो 267 में रिक्वेजिशन स्लिप जाती हैं कि आप इसको इस कोर्ट में इस समय पेश कीजिए तारीख को, और इसकी गवाही होगी या एज एक्यूज जवाब देगा आकर के अपने, और इसको वापस ले जाएंगे आप। और साथ में हमने हवाला दिया कि 267 सीआरपीसी, 268 सीआरपीसी और 270 सीआरपीसी, जिसके तहत किसी अभियुक्त को या गवाह को जिला गैर की किसी अदालत द्वारा जिला गैर की कारागार से किसी तारीख पेश में कहा जाता है। उसका आधार क्या था? उसका आधार था 3 प्रिजनर्स एक्ट, और प्रिजनर एक्ट की धारा 3 और 6 वही धाराएं थीं जिनको सीआरपीसी में 1974 में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। लंबी बहस हुई, अमर सरन जी ने बहस की, हम साथ थे उसमें, हमारा मुकदमा लगा था उसमें, अनिल मलिक साहब थे और जस्टिस काटजू की जो बेंच थी उन्होंने बात सुनी, लंबी बहस हुई और हम लोगों ने कन्विंस कर दिया कहीं ना कहीं कि ये जो बी वारंट है इस शब्द का कोई चीज़ नहीं है, और जो कागज़ का टुकड़ा जेल में आया है, चाहे वो नरवाना से चाहे डब्बाली से, उसके आधार पर जेलर उसको डिटेन नहीं कर सकता। हमारी बात को सतही तौर पे मान करके ट्रांसफ़र को स्टे कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और इशू नोटिस कर दिया गवर्नमेंट को। हमारी पहली जीत हो गई। शायद उस क्रेडिट का नंबर था 11607, जहाँ तक मुझे याद है, बटा 2081। उस जीत के बाद हमने आकर के गाजियाबाद में, तब गाजियाबाद की जेल मेरठ में थी उस समय, तीनों की बेजमानत भर दी और तीनों के परवाने 1 अक्टूबर 1981 को जेल कोर्ट से भिजवा दिए गए, और उन तीनों अपराधों में 3 अक्टूबर को अभियुक्तों से को रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल से नहीं छोड़ा गया उसके वजह से जो बी वारंट, जो तथाकथित बी वारंट आए हुए थे। अब हमने जाते 1 अक्टूबर को यहाँ बेल भरी और हिट कर दी कि अब हमारी कस्टडी जो है मेरठ कारागार में इलीगल है, क्योंकि किसी कोर्ट से कोई अथॉरिटी हमें डिटेन करने की नहीं है, क्योंकि डिटेंशन की पावर्स जो होती हैं अदालतों को कुल 3 दफ़ाओं में होती हैं, 3 धाराओं में होती हैं सीआरपीसी की। एक तो होता है 167 दंड प्रक्रिया संहिता, जब दौरान जांच
मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे में अगर जांच पूरी नहीं हो सकती तो उसको निकटतम या क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में पेश करने का कर्तव्य है पुलिस का, जैसे आमतौर पर नहीं माना करते पुलिस। और फिर दौरान विवेचना न्यायालय उसको 167 दंड प्रक्रिया संहिता के वारंट बना के जेल भेजता है। पहले 15 दिनों में अगर पुलिस चाहे, पहले 15 दिनों में जिस दिन कोर्ट में पेश किया गया है उसके 15 दिन तक कस्टडी को चेंज कर सकती है पुलिस। कस्टडी पुलिस रिमांड ले सकती है फॉर इंट्रोगेशन, फॉर रिकवरी, और जुडिशियल भी ले सकती है। दोनों ट्रांसफर सकती है, जुडिशियल से पहले 15 दिन खाली, जुडिशियल से पुलिस और पुलिस से जुडिशियल कस्टडी हो सकती है। उसके बाद लगातार जब तक विवेचना पूरी नहीं होती तब तक 167 के वारंट पे ही पुलिस आती है, रिमांड सीख करती है। मजिस्ट्रेट अगर रिमांड ग्रांट करता है, फर्दर कराता है तो 67 पे भेजता है। अगर उसके बाद चार्जशीट लग जाती है, जब कोर्ट संज्ञान ले लेता है कोर्ट का, तो अगर सेशन कमिटल का केस है तो 209 CRPC में अभियुक्त का रिमांड किया जाता है, और अगर ट्राइबल वाइफ मजिस्ट्रेट है तो 309 दंड प्रक्रिया संहिता में रिमांड किया जाता है। इसके विस्तार से आपको आगे बताऊंगा मैं, क्योंकि हम लोग प्रस्तुत दिखा चुके सके इसको न्यायालयों के सामने, हम अधिवक्ता लोग, इसलिए अभी भी कानून इस बात में बहुत उलझा हुआ है जिसे सुलझाने की हम लोगों ने कोशिश नहीं की। मैंने तो बहुत की थी शुरू में, बताऊंगा आगे आपको, सुलझे भी, कई रूलिंग बने। अब उसके बाद क्या होता है कि हमने वहाँ पे ये बात कही, हमने रेट की वहाँ पे, और ये कहा कि अब हम में गाजियाबाद के केस छूट चुके हैं। जो अथॉरिटी दी गई थी जेल में ट्रीट करने की, वो अदालत जो थी गाजियाबाद की, उन्होंने दी थी अथॉरिटी ट्रीट करने की, उनकी अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। और हरियाणा की जो पर्चियाँ आई हैं, जो कागज़ के टुकड़े आए हैं, तलवी आई है, उसके आधार में जेल वाले हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते तुरंत। जस्टिस HN सेठ और जस्टिस NN शर्मा जी मेरठ से जिला जज थे, वो भी हाईकोर्ट तभी गए थे, इन्होंने इशू नोटिस कर दिया 1 अक्टूबर में। कई सीनियर वकील बुलाए गए वहाँ पे, कि उस समय श्री गिरधर मालवीय जी उस समय वहाँ पे सीनियर स्टेट काउंसिल थे, उनको बुलाया गया इस स्टेट की तरफ से एमिकस क्यूरी के रूप में हेल्प लेने के लिए अदालत में। एमिकस क्यूरी नहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता जो अथॉरिटी उस समय माने जाते थे, हिंदी भाषी हमारे दयाशंकर मिश्र जी, उनको बुलाया गया और अधिवक्ताओं से राय ली गई। सरकारी वकील का पैनल था, वो तो अलग था ही। इधर हम लोग थे, अमर सरन जी थे, और हम थे मेन मलिक साहब थे और ऋषभ सक्सेना जी। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट एडवांस किए थे वो तैयार हमने कराए थे, और अमर सरन जी ने उन पर बहस की थी। 267 पहले तो बी वारंट ढूंढा गया, पता चला कि बी वारंट नाम का कोई शब्द है ही नहीं। फिर ये न्यायालय के सामने हम लोग उठाया मसला कि 267 CRPC जो है वो 3/6 प्रिजनर्स एक्ट के, ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर एक्ट के अनुरूप बनाई गई है, और उसमें 3 शर्तें हैं। अगर कोई जिला गैर में कोई व्यक्ति मुलजिम किसी अपराध में निरुद्ध है और उसकी एज ए मुलजिम और एज ए विटनेस किसी अदालत में, जो शायद उस समय 30 किलोमीटर का था जहाँ तक मुझे याद है, तो उसके आधार पे इस शर्तों पे जिला कारागार उसको वहाँ उस ज़िले में नहीं भेजेगा जो 267 और दफ़ा 3 प्रिजनर्स ट्रांसफर प्रिजनर एक्ट में वर्णित थी। उसमें यह था कि कोई व्यक्ति बीमारी के कारण, अस्वस्थता के कारण, अपंगता के कारण अगर उसको नहीं भेजा जा सकता तो उसको नहीं भेजा जाएगा। ये तो खैर यहाँ पे बात नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि अगर उस जिला कारागार में वो किसी अपराध में जो ट्रायल जिसकी चल रही हो, कमिटेड फॉर ट्रायल हो मुकदमा, उसमें निरुद्ध है, तो जब तक उसका कमिटमेंट टू जेल मतलब वारंट लोकल जो है
एग्जिस्ट करेगा तब तक ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात थी कि अगर उस व्यक्ति को ले जाया जाता है उस जिला कारागार में और वहां से लौटने से पहले उसके निरुद्धि का समय खत्म हो जाता है तब भी नहीं भेजेंगे। तो इसका मतलब सीधा साधा ये था कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, अगर वो अंडर जुडिशियल कस्टडी हैं उस जिला के जहां बंद हैं, तब उन्हें नहीं भेजा जाएगा। और अगर वो छूटने वाले तब भी भेजा जाएगा। तीसरी शर्त तो कोई होती नहीं। ये 269 में बाढ़ है। और 268 में भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी व्यक्ति की या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स की ट्रांसफर उस जेल से बाहर किसी आधार पे, कानून व्यवस्था के आधार पे या किसी और आधार पे भी मना कर सकते हैं कि ऐसा हम भेजेंगे नहीं। तो अब वहाँ पे यही बहस हुई, दोनों कानून अच्छी तरह पढ़े गए, गूढ़ मंथन किया गया और ये पाया गया कि बी वारंट का कोई नाम का कोई शब्द नहीं है। और जब तक जिला कारागार में कोई अभियुक्त अंडर कस्टडी है, अंडर रिमांड है फ्रॉम एनी कोर्ट, कमिटेड फॉर ट्रायल और पेंडिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, दोनों बातें हैं उसमें 269 और 6 में प्रिजनर्स ट्रांसफर प्रिजनर, तो उसको नहीं भेजा जाएगा। तो कब भेजेंगे आप? सिर्फ वही मुलजिम भेजा जा सकता था जो सजा याफ्ता हो या प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो, जो जुडिशियल कस्टडी में ना हो किसी केस की, या तो ही मे बी सर्विंग कन्विक्शन और डिटेन अंडर सम डिटेंशन लॉ, तो भेजा जा सकता है। ये निर्धारित किया माननीय अदालतों ने। और 13 नवंबर को, 1 अक्टूबर को हमने फाइल की थी और 13 नवंबर को ये जजमेंट आ गया डिवीजन बेंच का कि अगर ये जो आए हैं रिक्वेजिशन स्लिप, इनके आधार पर इनको ना छोड़ा जाए, इनको गिरफ्तार निरुद्ध न किया जाए, और क्योंकि गाजियाबाद में बेल हो चुकी है इसलिए इनको रिहा कर दिया जाए। और लिहाजा वो 14 या 15 तारीख को दोनों छूट गए थे। एक प्रकाश जी की मृत्यु हो गई है, डीपी यादव जी अभी भी बहुत बड़ा नाम है और इंडस्ट्रियल आज की डेट में वो। तो इस तरह से हमने कानूनी लड़ाई लड़ी, जहां सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उनको लीड नहीं मिल पाई थी ऑन मेरिट्स, हमने उनको टेक्निकल ग्राउंड पे ये जो व्यवस्था चली आ रही थी करीब 150 साल से, बी वारंट जिसे कहा करते थे, हमने ये साबित किया न्यायालय में कि बी वारंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। और रिक्वेजिशन 267 के आधार पे आप किसी व्यक्ति को जेल में निरुद्ध नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी ड्यूटी उसको उस कोर्ट में पेश करने की है और वापस लाने की है, सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ 268 एंड 269 CRPC। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जितने भी मुलजिम थे परेशान हो गए थे पुलिस वाले, यहाँ पे गाजियाबाद में हर जगह, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रूलिंग दिखाई, मेरठ का कोई मुलजिम है यहाँ बंदे, उसके 50 केस बाहर हैं भी, उसके वो रिक्वेजिशन आए, बी वारंट मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी भी जुडिशरी कह रही है उससे, अभी भी पुलिस वही कहती है, अभी सब लोग वही कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा वकील, मैंने कानून पढ़ा है, समझा है, समझने की कोशिश की है, लगातार समझ रहा हूँ। कई मुलजिम छोड़ दिए गए, उसमें मदन भैया गए, उसमें नाम मैं बताना चाहूँगा, एक से एक बड़ा जगदीश काजिमपुर का था, वो ब्रिजवीर भट्टीपुरा, नोन पर्सन, वो छोटे जेल से, क्योंकि कानून की कमी थी जो आज तक पूरी नहीं हुई है। अगर कानून से चलें या कानून बदल दें, क्योंकि अब बहुत दिक्कत थी, तब बैलगाड़ियाँ थी, तब सड़कें टूटी हुई थी, अब तो एक्सप्रेस वे हैं। आप कानून बदलें, आप ट्रांसफर प्रिजनर एक्ट बदलें, आप बदलें CRPC, आप कहें कि अगर 267 की वो आती है तो तुरंत उसको कोर्ट में पेश किया जाए, पेश किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, ले जाते हैं दिल्ली से यहाँ लाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, सिद्धार्थनगर ले जाते हैं, हर जगह ले जाते हैं, मुलजिम बीच में भाग भी जाते हैं,
कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन अब तक कानून नहीं बदला है। जब और न्यायालय भी कहीं कहीं त्रुटि कर रही हैं, जो एक ऐसे कानून को जिसके आधार पर निरुद्ध नहीं किया जा सकता, लोगों को निरुद्ध किया जाए। धन्यवाद। अगली बार किसी और विषय में बात करेंगे। थैंक यू।